हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एसटीडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप आप अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे अब, क्योंकि समय काफ़ी नज़दीक है। मतलब अभी समय है, बट फिर भी आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना। 17 नवंबर को आपका एग्जाम है बीपीएससी का। ओके, तो धीरे धीरे आपके बर्डन्स भी पड़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट शेड्यूल्स। ओके, तो वो सब भी आपको करना है। ठीक है, फिर टेस्ट को रिवाइज भी करना है आपको। ठीक है ना। कुछ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उससे क्या होगा कि आप कम समय में एंड टाइम पे ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत बड़ा फैक्टर है जैसे पीसीएस एग्जाम्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। 7 अक्टूबर है आज, और देखते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज आयुष मेडिकल वैल्यू यात्रा समिट ऑर्गेनाइज्ड। सवाल क्या है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपके ऑप्शन है, ए अरुणाचल प्रदेश, बी पंजाब, तेलंगाना, या फिर डी महाराष्ट्र। काफी फैक्चुअल हो रहा है ये क्वेश्चन, मैं समझ रहा हूँ। देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी महाराष्ट्र से होगा। ठीक है ना। तो आप थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा क्या चीज है। देखो, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा या फिर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 वाज इनॉग्रेटेड इन मुंबई। तो एक पॉइंट तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे क्लियर कर लेना है कि आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा या फिर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट कहाँ हुआ। मुंबई में हुआ। मुंबई बेसिकली इन महाराष्ट्र, बताइए आप लोग को। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो यात्रा हुई इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू स्ट्रेंथन इंडियाज पोजिशन इन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम्स लाइक आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये बेसिकली आयुष का फुल फॉर्म भी है। तो ये जो वैल्यू ट्रैवल समिट एक्चुअली किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि हम लोग क्या करना है कि इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है, तो मेडिकल सिस्टम में आप अगर सोच रहे हो कि होम्योपैथ, एलोपैथ यही सब चीज़ें हैं, नहीं। ओके, हम लोग आयुष में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा हिडन थी, आजकल तो बहुत ज़्यादा उजागर भी हो रहे हैं, इनके बारे में बहुत लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें क्या है, आयुर्वेदा, आयुर्वेद से रिलेटेड। हालांकि आयुर्वेदा काफ़ी पहले से भी है, बट योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी अगर सबका देखा जाए तो अभी भी इतना ज़्यादा ये इतना लोग प्रचलित नहीं है। अभी भी इनको ज़रूरत है कि लोग इनके बारे में जाने, और इनका जो हिडन मतलब एडवांटेज है जो कि बहुत लोगों को अभी पता नहीं है, उसका एडवांटेज ये उठा पाए। ओके, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि हम लोग बहुत जल्दी ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा क्या करते हैं, एलोपैथ की तरफ मूवमेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, सर्जरी करवा लेते हैं। लॉन्ग टर्म हम लोग ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते, और ये सब जो प्रोसेस है ना थोड़ा लॉन्ग टर्म की तरफ होता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इनमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। ओके, ये सब जो आयुर्वेदा, यूनानी, ये सब जो चीज़ है ना आयुर्वेदा, इस सब में ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते। ओके, तो बेसिकली इनकी जानकारी के लिए, इनके प्रचार के लिए, इनके एडवर्टीजमेंट के लिए अभी जो समिट किया गया, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट, यानी कि आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट, हिंदी में अगर बात कर ले तो आयुष मेडिकल वैल्यू स्वास्थ्य के लिए। तो ये चीज़ कहाँ किया गया था आपका, ये उद्घाटन किया गया आपका महाराष्ट्र में, मुंबई इन महाराष्ट्र। ठीक है। ओके, आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। जरूर याद रखिएगा, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट। आई थिंक मूव करते हैं, हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड हीट वेव एज अ नेचुरल डिजास्टर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सिटीजन्स अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम हीट। बोलने का मतलब, अभी क्वेश्चन क्या है फिर से हिंदी में कर देते हैं हम। इस राज्य ने अत्यधिक गर्मी से प्रभावित नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, या फिर डी तमिलनाडु। तो ये जो सही हो जाएगा आंसर, इट इज ए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में हीट वेव या फिर हीट वेव को एक तरह से क्या घोषित कर दिया है, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी घोषित कर दिया। अब देखो उससे क्या होगा ना कि बहुत सारी स्कीम्स का बेनिफिट्स मिल सकता है। स्कीम्स नहीं मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप नेचुरल कैलेमिटीज इस तरह से घोषित कर देते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को। ठीक है ना। ओके, तो जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ के जो भी उसके प्रोविजंस है, ओके, वो क्या होता है कि स्टेट उसके थ्रू अब एक्सपेंडिचर कर पाता है। ठीक है ना। तो एक तरह से ब्रॉड एरिया देता है उसको एक्सपेंडिचर करने का। जैसे कि देखो, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रख लेना किसने किया है भाई, अभी नेचुरल कैलेमिटीज़ के अंडर किस चीज़ को डाला है, हीट वेव को, तो वह है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली नोटिफाइड हीट वेव एज अ लोकल डिजास्टर। ओके,
अंडर द मध्य प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो मध्य प्रदेश का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है डेट इज बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार का 2025 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ओके 2005 का, सॉरी, मध्य प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डेट इज मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपका क्या किया गया है, हीट वेव को एक तरह से मध्य प्रदेश में लोकल डिजास्टर घोषित किया जा चुका है। ओके, आगे देख लें हम लोग। द डिसीजन ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल कम इनटू इफेक्ट इन 2025। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ जानना है कि जो हीट वेव को नेचुरल कैलेमिटीज घोषित किया है, ठीक है ना, तो ये कब से लागू किया जाएगा, 2025 से। वही चीज़ यहाँ पे हाईलाइटेड है, 2025 से ये फैसले को लागू किया जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लें। द डिक्लेरेशन विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू पीपल अफेक्टेड बाई हीट वेव। यही बात मैं स्टार्टिंग बता रहा था। इससे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट क्या होता है ना कि अपने एक्सपेंडिचर का एक मतलब एक ब्यूरो दे सकती है, या फिर एक चैनल दे सकती है कि हाँ हम लोगों ने इस पर्टिकुलर माध्यम से खर्चा किया, ठीक है ना। तो आपको पता है कि इसमें क्या है, एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प देने का की भी बात है। तो अगर इनकेस क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट्स टाइप में भी आता है, उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है, क्या इसमें फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा, जी हाँ, फाइनेंशियल हेल्प इसमें दिया जाएगा टू अफेक्टेड पीपल्स, ठीक है ना। ओके, आई थिंक सफिशिएंट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड हैज पार्टनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्वेश्चन क्या है आपका, नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है। आपके ऑप्शन है ए कोलंबिया, बी वेल्स, सी मैक्सिको, या फिर डी श्रीलंका। ओके, तो सही आंसर है डेट इज बी वेल्स। ओके, इन केस आपको नहीं भी आता हो ना, आप क्वेश्चन को गैस करने की कोशिश करो। क्वेश्चन गैस करने से क्या होता है ना कि आपका दिमाग अलग लेवल से काम करता है, वो कुछ और मतलब मल्टीपल चीज़ों को ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप लोग कुछ सोचते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में भी काम आ सकता है। ओके, आता ही है जनरली, आ सकता क्या है। ओके, द नागालैंड गवर्नमेंट हैज साइंड वेल्स एज द कंट्री पार्टनर फॉर द अपकमिंग 25th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, द हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली जो नागालैंड में मनाया जाता है, उस चीज़ के लिए नागालैंड ने वेल्स को पार्टनरशिप में बनाया, पार्टनरशिप रखा है अपना। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय नागालैंड चीफ मिनिस्टर नीफू रियो ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू वेल्स। तो नागालैंड के जो अभी चीफ मिनिस्टर है नीफू रियो, वो कहाँ गए हैं, वेल्स गए हैं। वहाँ वेल्स में जाकर के उन्होंने बताया कि वेल्स जो है उनका ऑफिशियल पार्टनर होगा किस चीज़ के लिए, आपका नागालैंड फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। काफ़ी लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, समझो चीज़ को। फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड एनर्जी रिस्पॉन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। आपको बताना है कि किस संस्थान ने फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर डी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। कुछ इसमें आप, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर गैस करें, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग को दौड़ाएं, क्या रिपोर्ट है, कौन जारी कर सकता है, किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, सही आंसर जो आपका हो जाएगा ना, डेट इज नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, ध्यान रखना। आओ देखते हैं। तो नीति आयोग ने रिसेंटली क्या रिलीज किया, नीति आयोग हैज रिलीज्ड एन एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट टाइटल फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो रिपोर्ट का नाम जान लो, और दूसरी बात है कि नीति आयोग का जो भी रिपोर्ट होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया या फिर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो क्या है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है नीति आयोग के रिपोर्ट से, ठीक है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या रिपोर्ट निकाला है, फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ओके, अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ये रिपोर्ट निकला है। द रिपोर्ट ऑफर्स अ ब्लूप्रिंट फॉर रैपिड रेस्पॉन्सेज टू फ्यूचर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। बोलना जा रहा है कि जैसे कि मान लो कोविड आया था अभी, कल को कोई और बीमारी आ सकती है, तो उस समय एक स्टेट मतलब कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर किस तरह से रिस्पॉन्ड करे ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कर सके, नलीफाई कर सके। नलीफाई का मतलब क्या है, उसको हम लोग प्रॉब्लम को हटा सके, ठीक है ना, हटा सके इन द सेंस की कर्व कर सके। जैसे कि इस बार कोविड में तुम लोग देखिए कितना प्रॉब्लम हुआ, कितनी जाने गई। उसके बाद अभी क्या है हो रहा है कि वैक्सीन का प्रिपरेशन ही चल रहा है, वैक्सीन का टेस्टिंग ही चल रहा है, ओके। बहुत बार इमरजेंसी
मतलब केसेस में हम लोगों ने क्या किया, विदाउट थर्ड ट्रायल या लास्ट ट्रायल किए बिना हम लोगों ने वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। ओके, बहुत केसेस भी आए, रैशेस जैसे खबर दिखे। तो क्या है ना कि इन सब फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हो गए, अचानक से कोई पैंडमिक अगर फिर से आता है, तो उससे बचाव के लिए नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है। उसका नाम क्या है? फ्यूचर पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स। ओके, आई थिंक आप लोग समझ में गए होंगे इस चीज़। मूव करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे। तो देखो, कोविड-19 इज नॉट द लास्ट पैंडमिक। सिंपल सी बात है, सबको पता है कि कोविड-19 ऐसा कोई नहीं कि लास्ट, इसके बाद ही पैंडमिक्स आएंगे। 75% ऑफ फ्यूचर थ्रेट्स कुड बी जूनोटिक। अब ये वर्ड समझने का आप लोग को, जूनोटिक क्या होता है? देखो, जूनोटिक ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैल जाती हैं। समझिए बात को, कि वो जानवर में है लेकिन जानवर से फिर इंसानों में फैल जाती है। और इस तरह की बीमारियां बहुत मतलब बहुत मतलब घातक साबित होती है, कभी कभी जानलेवा भी हो जाती हैं। तो आपको समझना चाहिए सब चीज़। 75% ऑफ जो बाद में आने वाली डिजीज़ें हैं, बीमारियां हैं, वो जूनोटिक हो गया। जूनोटिक डिजीज़ कहीं ना कहीं अपने में ही बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग को बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे एनालिसिस और इन सब चीज़ों को रेडी रखना चाहिए गवर्निंग स्ट्रक्चर के हिसाब से। कल को अगर कुछ हो तो हम लोग उसको टैकल कर सके। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या किया गया? द रिपोर्ट ऑफर्स अ 100-day रेस्पॉन्स प्लान फॉर पेंडेमिक्स फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट एंड पार्टनरशिप। बोलने का मतलब क्या है? द रिपोर्ट ऑफर्स अ 100-day रेस्पॉन्स प्लान फॉर पैंडमिक्स फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट एंड पार्टनरशिप। बोलने का मतलब ये जो 100 डे का रिस्पॉन्स निकला है, इसमें बेसिकली क्या फोकस किया जा रहा है, इस तरह प्लान किया जाए हम लोग पैंडमिक में किस चीज़ को फोकस करते हुए, जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है किस तरह से उस चीज़ को, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे तुम देखोगे उस समय बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेड नहीं अवेलेबल थे, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी दिक्कत हो रहा था, है ना, बहुत मास लेवल पे लोग परेशान थे। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरोग्य ऐप, आरोग्य सेतु ऐप हम लोग यूज़ करते थे ना, उसमें पता चलता था कि हाँ भाई किस एरिया में ज़्यादा ये फैला हुआ है आपका पेंडेमिक, मतलब कि ये कोविड-19। ठीक है ना, तो इस तरह का डेटा मैनेजमेंट करना चाहिए कि आखिर हाँ किस एरिया में ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है, उस एरिया को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उससे ज़्यादा इंटरेक्शन ना किया जाए। जैसे कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट उस एरियाज़ में ना यूज़ किया जाए। ठीक है, ट्रेन सर्विसेज जो है, एयरप्लेन सर्विसेज वहाँ पे बंद किए जाएँ। ओके, मान लो इनकेस कल को दिल्ली में कुछ इस तरह का खबर आता है, ठीक है, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या करेगा, दिल्ली एयरपोर्ट को कम से कम बहुत जगह से कनेक्टिविटी को बंद करेगा, जिससे बीमारियाँ फैलने की खतरा हो सकता है। ओके, तो ये होता है डाटा मैनेजमेंट, उससे काम करना। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कुछ एनालिसिस निकाल, मतलब कोई भी डेटा मैनेजमेंट, कोई मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ डेटा निकाला। ओके, और डेटा क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेगी, हाँ भाई इस एरियाज़ को आप सील करिए, इस एरियाज़ में जाके कार्रवाई करिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों ये सब चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ये होता है पार्टनरशिप की, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को आप लोग किस तरह मिला के काम करते हैं। ओके, जैसे मेडिकल सर्विसेज में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, डॉक्टर से कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ग्राउंड लेवल पे तुम्हारे आईएएस, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम से सब काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ कनेक्टिविटी है ओवरऑल। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हमको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द फर्स्ट यूज ऑफ काइंड बापू टावर, मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बापू टावर वाज इनागुरेटेड। क्वेश्चन क्या है, अभी रिसेंटली बापू टावर कहाँ पे इनागुरेट किया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा ये। ठीक है ना, खास करके वो लोग जो पटना में रह रहे हैं। ओके, तो ये आपका पटना में ही किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस तो आपके न्यू दिल्ली, पटना, गांधीनगर, मुंबई था, लेकिन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके सामने इसको लाया गया। ठीक है, तो पटना में जान लो बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। ओके, देखते हैं हम लोग। तो देखो, रिसेंटली बापू टावर वाज इनॉग्रेटेड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया मोस्ट ऑब्वियसली। ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उन्हीं के द्वारा किया गया है। ओके, कहाँ पे, इन पटना, ये भी ध्यान रखो। द टावर इज अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू महात्मा गांधी एंड इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ओके, तो पहली बार इस तरह का कुछ इतना बड़ा टावर आप जब देखोगे, इसका पिक्चर्स देख सकते हो आप गूगल इमेजेस में, या फिर अगर पटना में आप हो तो उसको डायरेक्टली जाकर व्यू कर सकते हो। वहाँ पे बहुत ही विशालकाय बनाया गया है बापू टावर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू कमेमोरेट द सेंटेनरी ऑफ गांधी चंपारण सत्याग्रह। तो जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है ना,
उसके कैंटेनरी को सेलिब्रेट करने के लिए क्या बनाया गया है, आपका बापू टावर बनाया गया। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया, उसमें कुछ ज़्यादा आपका खास नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आया तो आपसे यही आएगा कि बापू टावर कहाँ बनाया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा पटना में। दूसरा क्वेश्चन अगर कुछ आया तो वो आ सकता है कि आपका ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना कि पड़ेगा ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। ओके, जो कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, विच स्टेट विल होस्ट द वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 इन नवंबर। सवाल क्या है आपका, नवंबर में कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी करेगा। ओके, आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कराया गया है। मैं चाहूँगा कि आप एक दो लेक्चर पीछे के भी देखें, जिससे कि आपको बहुत सारे मतलब हर दो लेक्चर में आपको 16-17 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। 16-17 करंट अफेयर्स डीपली आपको एनालाइज करके समझाया जाता है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के परस्पेक्टिव से। ओके, तो आप ज़रूर इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आंसर। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी बिहार। और ये देखो, ये ना आप लोग को ऑलरेडी ये पॉइंट मतलब आप समझ सकते हैं, गैस कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, थोड़ा ट्राई करोगे तो ज़रूर गैस कर पाओगे। क्या बात कर रहा है, जनजातीय गौरव ग्राम उत्कर्ष अभियान, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो थोड़ा जनजातीय वर्ड पे आप फोकस करो और खुद थोड़ा अपना एनालिसिस लगाओ कि आखिर कौन सा स्टेट है इसमें ज़्यादा जनजातियाँ हो सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है। देखो वैसे तो हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग जब झारखंड की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जनजाति बहुत ज़्यादा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो झारखंड ही हो जाएगा। ओके, तो झारखंड में बेसिकली आपका धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अभी लॉन्च किया गया है। थोड़ा जानते हैं इसको डिटेल में हम लोग। देखो, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द धरती आबा, ओके, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है ना, धरती आबा मतलब समझो कि धरती के मतलब प्रभु के जैसा बोला जाता है। ठीक है, धरती के प्रभु जैसा। ओके, अभियान इन झारखंड विथ एन आउटले ऑफ ₹80,000 करोड़। तो ध्यान कर रखना आपको, सबसे पहले तो प्रोग्राम का नाम क्या है। प्रोग्राम का नाम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो बेसिकली यहाँ पे समझ रहे हो कि ग्राम लोग के उत्थान के लिए, उनके ग्राम के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। इसके द्वारा किया गया है, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में उनका रैली था, ठीक है ना, हजारीबाग में कुछ दिन पहले झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली था। आपको अगर इनकेस आइडिया नहीं है तो झारखंड में जस्ट इलेक्शन होने वाला है। ओके, अगले मंथ ही अब इलेक्शन शायद होगा वहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का एम क्या है। इट एम्स टू डेवलप 63,843 ट्राइबल विलेज, मतलब कि समझ लो कि लगभग 63,000 ट्राइबल जनजातीय गांव को डेवलपमेंट करना है। ओके, बेनिफिटिंग ओवर 5 करोड़ पीपल अक्रॉस 30 स्टेट, मतलब कि 5 करोड़ पीपल लोग को मदद करना है लगभग 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, ओके, आगे बात कर ले। द स्कीम एड्रेसेस गैप्स इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो इस स्कीम का मकसद क्या है, स्कीम किस चीज़ में हेल्प करेगा। द स्कीम एड्रेसेस गैप्स इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि एक ग्राम के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होता है। हॉस्पिटल ज़रूरी होता है, स्कूल ज़रूरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका क्या है, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, बैंकिंग हो, वहाँ पे कोई छोटा स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वो सब अच्छे से फंक्शनिंग हो। तो ये सब एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके, किसको लेकर के, ग्राम यानी विलेज को लेकर के। तो ये सब का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है ना। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हो कि वो लोग वहाँ पे क्या है, कुछ उनको जॉब करने का ऑप्शंस मिले, ठीक है ना, जैसे कि वो अपनी जीविका को अच्छा रख पाए। तो ये सारा जो प्रोग्राम जो किया जाएगा वो कितने विलेजेस में किया जा रहा है, लगभग 63,843 विलेजेस में किया जा रहा है। ओके,
कहाँ पे किया जा रहा है? झारखंड में किया जा रहा है, और स्कीम का नाम ज़रूर याद रखें, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और लास्ट में टॉपिक क्या है, आप ये चीज़ ज़रूर फोकस में रखें। कभी क्या क्या पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना? तो जैसे कि बापू टावर का मतलब अभी जो उद्घाटन हुआ किसके द्वारा किया, तो चीफ मिनिस्टर नीतीश सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना? देखो यहाँ पे नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आपको पकड़ना है, ठीक है? देखो जैसे ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पे बापू टावर का, तो ये नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, ठीक है ना? तो आप ऐसे कंफ्यूजन में आप आ सकते हो कि शायद पता नहीं झारखंड में अगर किया गया हो तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा कहीं किया ना गया। तो मैं चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि नहीं, झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी का रैली था, कहाँ पे? हजारीबाग में। ओके, यहाँ पे बेसिकली उन्होंने बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, जिसमें से एक है आपका ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है? आई थिंक अब आप लोग गलती नहीं करिएगा एग्जाम में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। ओके, हम कोशिश करते हैं कि वही सब टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाए जो कि कहीं ना कहीं आपके 17 बीपीएससी से रिलेटेड है। ओके, तो सी यू सून, थैंक यू सो मच।